हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। अब पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन पाया जाता है। जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं जैसे भूमि, जल तथा हवा, वह सभी मौजूद है। इसलिए इनकी मौजूदगी के कारण यहाँ पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और जीवन को संभव बनाते हैं। तो वो 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल। और ये सब जहाँ मिलते हैं उसको हम बोलेंगे जीव मंडल या जैव मंडल। और इसी के कारण क्या है, यहाँ पर जीवन पाया जाता है। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती है तो जीवन संभव हो जाता है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। अब भूमंडल या स्थलमंडल एक ही बात है बच्चों। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घिरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। और जहाँ क्या मिलता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं मिलती हैं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प आदि। जीव मंडल या जैव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं और जीवन को संभव बनाते हैं। तो ये मैंने अच्छे से समझाया है। जैसे ये जलमंडल ले लिया, ये स्थलमंडल ले लिया और ये वायुमंडल ले लिया। तो इन तीनों से मिलकर हमारा बनेगा, जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं वहाँ पे जैव मंडल कहलाएगा, क्योंकि इन तीनों के मिलने से जीवन संभव हुआ है। अब शब्दों की उत्पत्ति। ग्रीक भाषा में जो लिथास है, लिथास का मतलब होता है पत्थर और एटमास का अर्थ होता है वाष्प। ये कई बार पूछा जाता है कि लिथास का मतलब क्या है। और ह्यूडर का मतलब क्या है? जल। और बायोस का अर्थ होता है जीवन। अब हम भूमंडल के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है और यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं और जिसके कारण जीवन संभव हो पाता है। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप कहा जाता है और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखेंगे कैसे जुड़े हुए हैं बच्चों। ये आप देख रहे हैं, जैसे ये हमारा एस आकार का अटलांटिक महासागर है और ये किससे जुड़ा हुआ है? नीचे ये दक्षिणी महासागर है, इससे जुड़ा हुआ है और इधर ये हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह इधर ये प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। तो और प्रशांत महासागर किससे जुड़ा हुआ है? ऊपर आर्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से क्या है, सभी जो बड़ी जल राशियां हैं, बड़े महासागर है, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। समुद्र तल को हमेशा शून्य लिया जाता है। क्या लिया जाता है बच्चों? शून्य माना जाता है। चाहे वो किसी भी देश में हो, समुद्र तल कहीं भी हो, वहाँ समुद्र का जो तल होता है हमेशा शून्य लिया जाता है। अब हम इसमें एक बार ये महाद्वीप देखेंगे बच्चों। जैसे सबसे बड़ा है हमारा ये एशिया महाद्वीप जो येलो कलर में दिखाया गया है, ये एशिया महाद्वीप को दर्शाता है ये हिस्सा। और ये ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और ये हमारा जो ग्रीन कलर में है, लाइट ग्रीन कलर में है, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। और ये छोटा है इधर वॉयलेट कलर में, ये हमारा यूरोप है। और येलो कलर में ये हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। और ये ब्राउन कलर में हमारा उत्तर अमेरिका महाद्वीप है। अब संसार का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर
ऊंचा है। और विश्व का सबसे गहरा भाग कहाँ पाया जाता है बच्चों? प्रशांत महासागर में, और उसका नाम क्या है? मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। दोनों ही मीटर में है बच्चों। जो सबसे ऊंचा स्थान है पृथ्वी पर संसार का, वो भी 8848 मीटर है, और जो सबसे गहरा भाग है हमारे संसार का, वो भी 11,022 मीटर ही है। तो लगभग ये जितना हम पृथ्वी से ऊपर है, उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर गर्त पाया जाता है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? माउंट एवरेस्ट है बच्चों, उसके ऊपर सबसे पहले कौन गया था, कौन चढ़ा था, किसने उसकी ऊंचाई को मापा सबसे पहले, किसने अपना झंडा बुलंद किया उसके शिखर पर चढ़कर? तो वो थे न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेनजिंग नोरगे शेरपा, जो 29 मई 1953 में इसके ऊपर चढ़े थे, और वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। फिर महिला कौन थी? जापान की जुंको तोबई, जो विश्व की पहली महिला थी, जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। और फिर हमारे भारत की पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल, जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। और हमारे हरियाणा की संतोष यादव है बच्चों, जिसने एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई की है। अब महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। अब महासागर तो बच्चों आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन जो महाद्वीप है वे एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। और ये महाद्वीप कौन से हैं, कैसे अलग हैं वो एक दूसरे से? महासागरों की मदद से या किसी बड़ी जल राशि से वो एक दूसरे से अलग पाए जाते हैं। ये महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। और हमारे स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। इसको हम देखेंगे। अब आप देखेंगे ये 0 डिग्री है, जो मैंने ये लाइन खींची है रेड, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, और इसके नीचे वाला हिस्सा साउथ है और ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ है, उत्तरी गोलार्ध है। तो हम देखते हैं कि जो दक्षिणी गोलार्ध है हमारा, उसमें क्या है, पानी की मात्रा ज़्यादा है, और यहाँ पर पानी ही पानी ज़्यादा पाया जाता है। जबकि हम उत्तरी गोलार्ध की तरफ नज़र डालते हैं तो यहाँ पे स्थल भाग ज़्यादा है। आप देखते हैं यूरोप भी इधर है, एशिया भी इधर है, अफ्रीका का भी आधा भाग इधर है, और उत्तर अमेरिका का भी इधर ही पाया जाता है, और दक्षिण अमेरिका का भी कुछ भाग है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो बच्चों आप देखते हैं कि जो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर स्थल भाग ज़्यादा पाया जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए क्या है, उत्तरी गोलार्ध को स्थल भाग ज़्यादा होने की वजह से स्थलीय गोलार्ध भी बोला जाता है। अब हम देखेंगे एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये है आपका एशिया बच्चों। देखो आप, ये येलो पार्ट जो है, लाइट येलो पार्ट सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, तो ये क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है संसार का। और सबसे छोटा महाद्वीप है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये पार्ट जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है, और ये सबसे छोटा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग है, और यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित। पूर्वी गोलार्ध में कैसे बोलते हैं बच्चों? जैसे ये हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, इसी तरह हमारी ये आप देख रहे होंगे मैप पे बच्चों, ये हमारी 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा है, जो क्या है, पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि एशिया जो है हमारा पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, और दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका हमारे पश्चिमी गोलार्ध में पड़ते हैं। बाकी यूरोप भी हमारा लगभग पूर्वी गोलार्ध में ही आता है। अफ्रीका का भी ज़्यादातर हिस्सा हमारा पूर्वी गोलार्ध में आता है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वह भी हमारा पूर्वी गोलार्ध में
पड़ता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्वी गोलार्ध क्या है और पश्चिमी गोलार्ध क्या है। और जब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात हो तो तब हम ये 0 डिग्री की भूमध्य रेखा लेते हैं और इसके ऊपर वाले हिस्से को हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। अब एशिया के पश्चिम में ये यूराल पर्वत है बच्चों, और ये यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप प्लस एशिया को मिलाकर क्या बनता है? यूरेशिया। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। अभी आपने देखा था मैप में कि यूरोप जो है काफ़ी छोटा है एशिया से। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। अब इसकी स्थिति हम एक बार देखेंगे मैप में। अब ये आपका यूरोप है बच्चों, और अब आप ये देखेंगे तो ये 3 ओर से घिरा हुआ है जल से। जैसे ये हमारा आर्कटिक महासागर है, और इधर हमारा भूमध्य सागर है, और इधर हमारा अटलांटिक महासागर है। तो ये 3 ओर से आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ हो गया, और अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ हो गया, और इधर ये भूमध्य सागर से घिरा हुआ हो गया। तो इस वजह से ये 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। अब आते हैं अफ्रीका पर। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। देखते हैं एक बार मैप में। अब ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, और इसके बीचों बीच 0 डिग्री ये रेखा है, भूमध्य रेखा, ये गुजरती है। और ऊपर इसके कर्क रेखा है उत्तरी गोलार्ध में, और ये दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ पर ये मकर रेखा भी इसके अंदर से होकर गुजरती है। तो केवल एक ही ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। तो वह कौन सा महाद्वीप है बच्चों? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और सहारा जो रेगिस्तान है वह विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। ये हमने देखा अभी, देखो ये अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है, फिर इधर ये हिंद महासागर घिरा हुआ है, और इधर ये दक्षिण में दक्षिण महासागर से घिरा हुआ है, और इधर ऊपर ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की तरफ ये भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। तो यह अफ्रीका जो महाद्वीप है वो चारों ओर से जल राशियों से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, वह भी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अब आता है हमारा उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। तो देखते हैं कैसे जुड़ा है यह। तो बच्चों ये हमारा उत्तर अमेरिका महाद्वीप, और इधर ये है हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और ये दोनों आपस में जुड़े हैं पनामा स्थल संधि से। कैसे जुड़े हैं बच्चों? ये पनामा स्थल संधि से जुड़े हुए हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर अमेरिका महाद्वीपों में तीसरे नंबर पर आता है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। तो अब हम देखेंगे मैप में एक बार इसको। तो बच्चों अब हम देखेंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप। ये है हमारा उत्तर अमेरिका महाद्वीप। अब इसको देखते हैं कि ये 3 ओर से किस बड़ी जलराशियों से घिरा है। जैसे ये प्रशांत महासागर है हमारा, इससे घिरा है, और इधर ये पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा है, और उत्तर में यह आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ। 3 बड़ी जलराशियों से ये चारों ओर से घिरा हुआ है। अब आता है हमारा दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये आप देख ही रहे हैं बच्चों कि जो दक्षिण अमेरिका है वह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? कौन से 2 महासागर स्थित है? यहाँ पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, यहाँ पे है बच्चों एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो क्या है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है।
और यह इसके उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैली हुई है। इसी महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। यही महाद्वीप है जहाँ पर अमेजन नदी बहती है। अब है जल संधि। अब ये स्थल संधि है हमारी पनामा स्थल संधि, जिससे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जुड़े हुए हैं। लेकिन एक दूसरी तरह की होती है बच्चों जल संधि। वो क्या होती है, पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। और जल संधि का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है पाक जल संधि का, जो क्या है बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ता है। पाक की खाड़ी किससे जोड़ती है, फिर मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। तो अब इसका नाम पाक जल संधि क्यों रखा गया है बच्चों? पाक से मतलब यहाँ पाकिस्तान नहीं है बच्चों, पाक से मतलब यहाँ पे है PALK, क्योंकि एक पाक जल संधि इसका नाम तब रखा गया था तब यहाँ मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी अंग्रेजों के समय में, और तब यहाँ के जो गवर्नर थे वो थे रॉबर्ट पाक, और इसी के नाम पर इसका नाम पाक जल संधि पाक स्ट्रेट रखा गया था। तो भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम पता चल गया होगा बच्चों आपको, क्या है? पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि। अब अगला महाद्वीप आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये पूरा ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री की रेखा है, और इससे इधर दक्षिणी गोलार्ध है, और यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है हमारा जो दक्षिणी गोलार्ध में ही पड़ता है। ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अब आता है अंटार्कटिका महाद्वीप। यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ये है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप, जो कहाँ पे स्थित है बच्चों? दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है। और यह आप देख रहे हो सफ़ेद कलर से दिखाया गया है। इसका मतलब है, सफ़ेद कलर का मतलब क्या होता है? बर्फ़। तो यह पूरा किससे ढका हुआ है? बर्फ़ से ढका हुआ है। यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है। यहाँ पर कोई जनसंख्या निवास नहीं करती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? विभिन्न देशों के शोध संस्थान पाए जाते हैं, रिसर्च सेंटर पाए जाते हैं। तो भारत के भी 2 रिसर्च सेंटर यहाँ पर पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो? मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। भारत के जो 2 शोध संस्थान पाए जाते हैं वो है दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री। अब स्थलमंडल के बारे में हमने पढ़ा बच्चों, अब हम पढ़ेंगे जलमंडल के बारे में। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जल से ही घिरा है और केवल 29% भाग स्थल भाग पाया जाता है। जलमंडल में जल के सभी रूप मौजूद होते हैं। इसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल के जलवाष्प भी जलमंडल में सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है, और यह इतना अधिक खारा होता है कि इसका हम कोई उपयोग नहीं करते हैं। तो ये देखो बच्चों, जल का बंटवारा दिखाया गया है 100% को। तो महासागर 97.2% को लिए हुए हैं, और हिम चादरों तथा भूगर्भ में संचित जल है 2.77, मतलब 2.8%, लगभग 2.8% हिम चादरों या भूगर्भ जल के रूप में पाया जाता है। तो केवल जो पीने योग्य अलवण जल है, अलवण जल से मतलब क्या होता है? लवण का मतलब खारा, और आ इसके आगे लग गया तो विपरीतार्थक हो गया। तो खारा का उल्टा क्या हो गया? मीठा। तो लवणीय जल का उल्टा क्या हो गया? अलवण जल, और अलवण जल से मतलब है मीठा पानी। तो मीठा पानी कितना पाया जाता है? सिर्फ 0.03% ही। पीने योग्य जो पानी है वो 0.03% ही पाया जाता है। अब ये सारे हमारे जो महाद्वीप हैं उनको दर्शाया गया है स्क्वायर की मदद से, वर्ग की मदद से। तो ये उत्तर अमेरिका है, ये यूरोप है, और ये एशिया है, और ये दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब इनके एरिया का पता लगा सकते हैं
और पता कर सकते हैं कि कौन सा महाद्वीप बड़ा है और कौन सा महाद्वीप छोटा है। तो जो महासागरों का पानी है वह खारा होता है और मानव के उपयोग में नहीं आता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों और हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग लवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है, और इसी कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी को जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो यह नीले रंग की दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि पृथ्वी पर पानी की अधिकता है। लेकिन पानी की अधिकता होने के बावजूद भी हम यहाँ पानी की कमी महसूस करते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि जो पीने योग्य पानी है, जो मनुष्य के उपयोग में आने योग्य पानी है, उसकी मात्रा बहुत कम है। जो कितनी है? 0.03% ही है। जो मीठा पानी है वह बहुत कम पाया जाता है, इसलिए हम पानी की कमी महसूस करते हैं। महासागर, महाद्वीपों के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे महासागरों के बारे में। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैंने पहले भी मैप में दिखाया था कैसे जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। कौन कौन सी हैं 3 मुख्य गतियां महासागरीय जल की? तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 4 महासागर प्रमुख हैं। अब वो 4 प्रमुख महासागर कौन से हैं बच्चों? कौन से प्रमुख 4 महासागर है बच्चों? तो सबसे पहले है प्रशांत महासागर, जो सबसे बड़ा भी है। ये है प्रशांत महासागर, ये दोनों ओर है। पृथ्वी गोल है तो ये दोनों तरफ है बच्चों। जब हम इसको, ये तो मानचित्र है, सपाट जगह पे है, लेकिन जब हम इसको गोल करेंगे, इस सपाट जगह को गोल करेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएगा। दोनों तरफ क्या है, अगर हम इसको काटेंगे बीच से, जो गोल चीज़ है उसको काटेंगे, बॉल है जैसे, बॉल को काटेंगे तो ये जब सपाट होगी तो ये इसके दोनों तरफ ये वाली जगह आएगी, और ये क्या है? प्रशांत महासागर। तो ये एक ही है बच्चों जब इसको मिलाएंगे तो सबसे बड़ा है ये प्रशांत महासागर। फिर दूसरा प्रमुख महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, जो एस आकार का भी है बच्चों, ये एस आकार है इसका। और तीसरे नंबर पे हमारा हिंद महासागर, ये हिंद महासागर है। और ये चौथे नंबर पर है हमारा आर्कटिक महासागर। तो 4 प्रमुख महासागर लिए जाते हैं, लेकिन एक 5वां महासागर भी है बच्चों, वो है दक्षिणी महासागर। ये इस एरिया में जो महासागर है उसको हम दक्षिणी महासागर कहते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा जिक्र नहीं किया जाता है। 4 जो महासागर हैं वही प्रमुख हैं। तो ये 4 महासागर हम देख चुके बच्चों। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का जो सबसे गहरा भाग मेरियाना ग्रत है वह भी प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। अब आता है दूसरा हमारा अटलांटिक महासागर। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अब देखो बच्चों, ये हमारा अटलांटिक महासागर है और इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है, जबकि इसके पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप हैं। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। दंतुरित कैसे बच्चों? जैसे ये दिखा रखा है, ये दंतुरित कटी फटी, इसको बोलते हैं दंतुरित। तो ये दंतुरित तट रेखा है किसकी? अटलांटिक महासागर की। जो क्या है? प्राकृतिक पोताश्रय, मतलब जो बंदरगाहें हैं, प्राकृतिक जो बंदरगाहें हैं उनके लिए क्या है? आदर्श स्थिति प्रदान करती है, जो क्या है? व्यापार की दृष्टि से सबसे उत्तम है। और यह इसीलिए व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। अब आता है हिंद महासागर। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। तो देखते हैं बच्चों, ये हमारा हिंद महासागर है। आप देख रहे हैं कि ये क्या है? त्रिभुजाकार में है। तो इसके क्या है? पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और
पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है और उत्तर में इसके भारत है और भारत के ही ऊपर इसका नाम हिंद महासागर पड़ा है। उत्तर में जैसे ये हमारा एशिया महाद्वीप भी हो गया। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। तो आर्कटिक महासागर देखते हैं एक बार मैप में। हमारा आर्कटिक महासागर। आप पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का सबसे महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल को अपनी ओर खींचे हुए है, उसको स्थिर बनाया हुआ है वायुमंडल को। यह हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करती है और वायुमंडल हमें पृथ्वी की जो हानिकारक किरणें हैं जैसे अल्ट्रावायलेट रेज है उनसे बचाती है। वायुमंडल की ऊंचाई 1600 किलोमीटर है और वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। और ये परतें कौन सी है बच्चों? सबसे पहले जो पृथ्वी के धरातल के जो समीप पाई जाती है वो है सौभ मंडल और दूसरे नंबर पर हमारी आती है समताप मंडल और तीसरे नंबर पर आती है मध्य मंडल और चौथे नंबर पर आती है आयन मंडल और सबसे ऊपर है बहिर्मंडल। अब सौभ मंडल में क्या है बच्चों? वायुयान। सौभ मंडल में जो मौसमी परिवर्तन होते हैं वो सब सौभ मंडल में होते हैं। और वायुयानों के लिए जो आदर्श परत है वो है समताप मंडल, क्योंकि यहाँ पर समताप मंडल में क्या है बच्चों? तापमान समान रहता है, ऊपर नीचे नहीं होता है, जबकि सौभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है। फिर आता है हमारा मध्य मंडल और फिर आता है आयन मंडल। आयन मंडल किस लिए महत्वपूर्ण है? जो हमारी संचार माध्यमों के लिए महत्वपूर्ण मंडल है, जो हम तक संदेश पहुंचाने में महत्वपूर्ण है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, जबकि दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आदि की मात्रा 1% ही है। ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए जरूरी है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। क्या आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है और ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं तापमान घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ जगहों पर हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ जगहों पर कम दाब महसूस होता है। वायु हमेशा, ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायु किस दाब से किस दाब की ओर चलती है। तो वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। अब उच्च दाब कहाँ होता है बच्चों? जहाँ तापमान कम होता है वहाँ तापमान कम होगा तो वहाँ होगा उच्च दाब, और जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ होगा निम्न दाब। तो वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। तो यह बच्चों आपको याद रखने के लिए कैसे याद रखना है कि जहाँ तापमान कम होगा तो वायु दाब क्या होगा? उच्च होगा, और जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ पर वायु दाब क्या होगा? निम्न दाब। तो विपरीत होता है दोनों, तापमान और दाब में। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है, और जो वायु होती है बच्चों जब वो चलती है, गति में होती है, तब उसे पवन कहा जाता है। अब आता है हमारा जीवमंडल।
जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है और जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों तक कहाँ पाए जाते हैं? जीवमंडल में। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत और पादप जगत में बांटा जाता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। जैसे कौन से परिमंडल बच्चों? जैसे वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल, ये आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और किसको संभव बनाते हैं? जैव मंडल को संभव बनाते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलवा भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों, गाड़ियों के उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करते हैं। अब गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वो क्या करता है? वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है और इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है, या इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग किसे कहा जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि हो रही है उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे या भूमंडलीय तापन कहेंगे। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। तो ये हमारा पाठ कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न है बच्चों, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन से हैं? तो कौन से हैं बच्चों? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो प्रमुख महाद्वीप कौन से हैं बच्चों? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो ये आपके 4 प्रमुख महासागर हैं। थर्ड क्वेश्चन, 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो 2 वो महाद्वीप कौन से हैं जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो एक है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप। फोर्थ क्वेश्चन, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो वो है हमारे विभिन्न परतों के नाम कौन से हैं बच्चों? समताप मंडल, सबसे पहला है शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। पृथ्वी को, अब फिफ्थ क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी पर पानी की अधिकता के कारण जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो यह नीली दिखाई देती है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में बच्चों स्थल भाग ज़्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग ज़्यादा है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक होने से इसे स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है और यह वह भाग है जहां पर जीवन पाया जाता है। तो सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हैं और इसलिए जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल महत्वपूर्ण है। सही, सेकंड क्वेश्चन, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। फर्स्ट है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो ये है हमारी यूराल पर्वत श्रृंखला। सेकंड है, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? तो कैसे जुड़ा है बच्चों? स्थल संधि, जिसका नाम क्या है? पनामा स्थल संधि। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजन का है, जो कितनी है? 78% है। फोर्थ, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है?
तो कौन सा भाग बना है? थल मंडल या स्थल मंडल। 5th पार्ट, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब खाली स्थान भरने हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त, यह प्रशांत महासागर में स्थित है। खालिस्तान महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है, तो कौन सा है? हिंद महासागर बच्चों। नेक्स्ट है, खालिस्तान स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। तो जैव मंडल या जीव मंडल हम यहाँ लिखेंगे। 4th है, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। 5th है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। तो उम्मीद है बच्चों आपको पाठ समझ आया होगा। आई होप you will subscribe the channel and like the video. Thanks.